हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 34। आज अपन देखेंगे ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी 2026 के लिए। देखो, आज का पहला टॉपिक है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। ये इसमें क्या होता है, मान लो एक कंपनी है। कंपनी में कुछ शेयर्स तो शेयर होल्डर्स के पास है और बाकी के मेजोरिटी शेयर्स मैनेजमेंट के अंडर है या बोर्ड के अंडर है। और वो कंपनी किन्हीं वजहों से बिक रही है कि कोई उस कंपनी को खरीद रहा है। तो कंपनी बिके ना तो ये मैनेजमेंट चाहता है, ना ही ये शेयर होल्डर्स चाहते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उनको और शेयर्स बेच देता है कंपनी के डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी खरीद रहा है उसको और महंगा पड़ता है कि कंपनी महंगी हो, शेयर्स महंगे बिक रहे हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा शेयर्स है। और ये सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मेजोरिटी शेयर्स तो शेयर होल्डर्स के पास है, मैनेजमेंट के पास माइनॉरिटी शेयर्स है। तो ये कंपनी का टेक ओवर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये करा जाता है। अब इसके फायदे यही हैं कि कंपनी बिकने से बच जाती है, और नुकसान ये है कि कंपनी की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये वहीं करा जाता है कि जहां लोग चाहते नहीं कि कंपनी बिके, इसे ही कहते हैं पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। एक बार रीड कर लेते हैं। द पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी, इट अलाउस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल शेयर्स इन अ कंपनी एट अ डिस्काउंट। A poison pill is a defensive strategy used by a target company to prevent or discourage a hostile takeover by making the acquisition prohibitively expensive or complicated. It is formally known as shareholders rights plan. देखो, यूपीएससी कहाँ कहाँ से सवाल पूछ सकता है इस टॉपिक में से। मेनली तो सवाल आएगा कि पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी क्या है। स्टेटमेंट आ जाएंगे 4, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो इट अलाउस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल शेयर्स इन अ कंपनी एट अ डिस्काउंट। ऐसे समझ लो कि हॉस्टाइल टेकओवर को रोकने के लिए। ये जो डेफिनेशन दिख रही है ना पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी की, ये अपने नोट्स में लिख लेना, यूपीएससी से सवाल पूछ सकता है। फिर देखो, पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी के कुछ कुछ फायदे होते हैं, कुछ कुछ नुकसान होते हैं। फायदे तो यही है कि ये कंपनी को हॉस्टाइल टेकओवर से बचा लेता है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है इसमें। इसमें डोर खुल जाते हैं ज्यादा एक्वायर करने के लिए लोगों के। ये शेयर होल्ड स्टेक होल्डर्स को डिसीजन लेने के लिए भी परमिट कर देता है, और ये एक्विजिशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। देखो, पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी हॉस्टाइल टेक ओवर एक्विजिशन के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव बनाने के लिए ही एक स्ट्रेटेजी है, ऐसे आप याद रखें। इसके डिसएडवांटेजेस भी एक बार देख लो। कंपनी की वैल्यू गिर जाती है पूरी तरह से। एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट आते ही नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आते ही नहीं है। एनकरेज हो जाता है टू हॉल्ट ग्रोथ, कि देखो ग्रोथ रुक जाती है। फिर चेंज भी नहीं हो पाते, और यूज का रिसोर्सेज का यूसेज भी एफिशिएंट वे में नहीं हो पाता, और कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। पॉइजन पिल, क्या आप पिल तो ले रहे हो पर वो पॉइजन की पिल है, यही है। इसके भी काफी टाइप्स होते हैं, फ्लिप इन पॉइजन पिल्स, फ्लिप ओवर पॉइजन पिल्स, वोटिंग राइट्स, ठीक है, ये सारे हैं। एक बार इसके दो टाइप्स है ना, फ्लिप इन पॉइजन पिल और फ्लिप ओवर पॉइजन पिल, ये उसके दो टाइप है। बाकी इसके टाइप पूछेंगे नहीं, यही पूछ लेंगे कि पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी क्या है, या ज्यादा से ज्यादा इसके फायदे और नुकसान पूछ सकता है यूपीएससी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। एक बार ये रीड कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। द कोर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स गिविंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू परचेस एडिशनल शेयर्स एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट once a predefined ownership threshold is crossed. Dilution. When these rights are exercised, the number of outstanding shares increases, significantly diluting the ownership stake of the potential acquirer. Increased cost. To gain a controlling interest, the acquirer must then buy a much larger number of shares, making the takeover economically unfeasible. Negotiation leverage. The strategy forces the potential acquirer to negotiate with the target company's boards of directors, who can redeem or waive the pill if a fair deal is reached that benefits all shareholders. देखो, जो कंपनी बेचना चाह रहे हैं ना, उनको नेगोशिएशन के लिए मजबूत कर देता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है टेक ओवर। तो सामने वाला भी उन्हें कुछ ऑफर करता है, तो ये फायदे में ही रहते हैं। इसलिए ऐसे करते हैं कि वापस ले लेंगे स्ट्रेटेजी। ठीक है, यही है मतलब, टेक ओवर को रोकने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रोसेस को, इकोनॉमिकली महंगा करने के लिए, शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट पहुंचे, ये सब करने के लिए ये यूज करी जाती है स्ट्रेटेजी। फिर देखो, एक होता है टैनर स्केल। टैनर स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है, तो कुछ नापते ही होंगे।
टैनर स्केल से क्या नापते हैं? क्या टैनिंग नापते हैं? धूप से टैनिंग हो जाती है क्या, वो नापते हैं? नहीं। टैनर स्केल से प्यूबर्टी नापते हैं, प्यूबर्टल चेंजेस नापते हैं कि टाइम के साथ लोगों में कितनी प्यूबर्टी आ रही है, टाइम के साथ लोगों में कितने प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं, ये नापा जाता है टैनर स्केल से। पहला सवाल यही आ सकता है, देखो इस टॉपिक में जरा डीप में जाएगी नहीं यूपीएससी, ये पूछ सकते हैं कि टैनर स्केल क्या है। टैनर स्केल प्यूबर्टी नापने का एक जरिया है। टैनर स्केल से क्या नापा जाता है? प्यूबर्टल चेंजेस नापे जाते हैं। टैनर स्केल में कुछ 5 स्टेजेस होते हैं जिसमें नापा जाता है कि बच्चों की किस एज में प्यूबर्टी आ रही है, किस एज में वो कंप्लीटली अडल्ट हो रहे हैं, ये सब नापा जाता है टैनर स्केल में। एक बार रीड कर लेते हैं। स्केल डिस्क्राइबिंग द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो दाढ़ी वाड़ी आ रही है लोगों के, ऐसे ही नाप लेते हैं ये कि चेहरा मैच्योर हो रहा है। द टैनर स्केल और टैनर स्टेजेस सेक्सुअल maturity rating is a 5-stage clinical use system for objectively measuring physical maturation during puberty। कि लोग प्यूबर्टी के टाइम पे मैच्योर किस एज में हो रहे हैं, ये सब नापा जाता है टैनर स्केल से। क्लिनिकल यूज, द स्केल इज यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू एक्सेस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, पर्टिकुलरली टू आइडेंटिफाई प्यूबर्टी, कि डिलेड प्यूबर्टी हो रही है, अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। तो इसमें ना काफी सारी मेडिकल यूज में दवाई ववाई बनाने में भी काम आता है कि लोग किस टाइम पे प्यूबर्टी हिट कर रही है लोगों को, कि हार्मोनल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, हमें प्यूबर्टी किस एज में आ रही है उस हिसाब से हमें एजुकेशन डिफाइन करनी है, स्कूलों में क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, क्या फिल्मों का असर हो रहा है प्यूबर्टी पे, ये सब देखा जाता है। ठीक है, देखो टैनर स्केल क्या होता है? प्यूबर्टल चेंजेस नापने का स्केल होता है, प्यूबर्टी नापने का स्केल होता है टैनर स्केल। टैनर स्केल के ना 5 स्टेजेस होते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। स्टेज 1 होता है प्री प्यूबर्टल नो फिजिकल चेंजेस, कि जैसे 8-9 साल के बच्चे हैं उनको प्री प्यूबर्टल में नापा जाएगा। फिर आता है अर्ली प्यूबर्टी क्या है, फिर कंटिन्यूड प्यूबर्टी क्या आ रही है, फिर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, फिर अडल्ट शेप साइज में कब आ रहे हैं लोग, के अडल्ट कब बन रहे हैं। देखो प्यूबर्टी ना इंडिविजुअल्स पे ही डिपेंड करती है, ये 9 से 11 साल की एज में हिट करती है लोगों को, आजकल ऐसा माना जाता है। अब देखो एक ये चार्ट देख लो, आपको मेंस में, एथिक्स में, इंडियन सोसाइटी में लिखने में काम आएगा। हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड थ्रू प्यूबर्टी, inform them of bodily changes, be a role model for body acceptance, respect their need for privacy, set appropriate boundaries, help with complex emotions, educate them about sexual reproduction। तो ये सब स्कूलों में करिकुलम में ऐड होना चाहिए। आप ऐसे वगैरह में भी सवाल आ सकता है कि सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट हो रहा है प्यूबर्टी के ऊपर, वहां पे भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। एथिक्स में भी सवाल आ सकता है कि प्यूबर्टी रिलेटेड चीजों के बारे में क्या हो रहा है, इंडियन सोसाइटी में पूछ सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट ना आप लिख सकते हैं कि हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड थ्रू प्यूबर्टी, और टैनर स्केल उसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं। तो मेंस की तैयारी भी आपकी यहीं पर हो रही है। फिर है एक पाइवॉट करके डिवाइस बनाया गया है, टूल बनाया गया है। पाइवॉट ना एक एआई टूल है जो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। पाइवॉट एक एआई टूल है जो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ये क्या डिटेक्ट करता है? ये कैंसर कॉजिंग जीन्स डिटेक्ट करता है। पाइवॉट क्या है? पाइवॉट एक एआई बेस्ड टूल है जो कैंसर कॉजिंग जीन्स डिटेक्ट करता है। पाइवॉट क्या है? पाइवॉट एक एआई बेस्ड टूल है जो डिटेक्ट करता है कैंसर कॉजिंग जीन्स। इसे आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, मेनली यही सवाल आएगा कि पाइवॉट क्या है। देखो आप प्रीलिम्स का पेपर देखो, एक दो सवाल ऐसे आई जाते हैं जो अपने को गलत नहीं करने, यही क्लियर कराते हैं प्रीलिम्स। पाइवॉट, an AI based tool to detect cancer causing genes developed by IIT Madras. This tool aims to enable personalized cancer treatment strategies by identifying the specific genes driving the cancer rather than relying on a one treatment fits all approach। देखो अगर आपकी कैंसर की जीन्स डिटेक्ट हो जाएंगी ना, पता चल जाएगा वो कैसी हैं, तो स्पेशली पेशेंट से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। एक ऐसी अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी कि सब पेशेंट पे एक ही अप्रोच लग रही है, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये देखो मशीन लर्निंग मॉडल क्या है इसका। पाइवॉट यूजेस अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल टू एनालाइज म्यूटेशंस, जीन एक्सप्रेशन एंड कॉपी नंबर वेरिएशंस इन जीन्स। ये जीन्स के म्यूटेशंस को देखता है, जीन्स के एक्सप्रेशंस को देखता है कि कैसे ये हो रहा है। ये ना काफी तरह की जीन्स को सक्सेसफुली ढूंढ पाया है कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ये कैंसर कॉजिंग है। एक बार देख लो, इट सक्सेसफुली प्रिडिक्टेड द वेल नोन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स।
TP53, PIK3CA, ये इसने सक्सेसफुली डिटेक्ट कर ली हैं। और इसने PRKCA, SOX9, PSMD4, ये रेयर कैंसर रिलेटेड जीन्स है, इसको भी ये डिटेक्ट कर पाया है। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है। पाइवॉट क्या है? पाइवॉट एक एआई बेस्ड टूल है जो डिटेक्ट करता है कैंसर कॉजिंग जीन्स को। इसको आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इसका एम एक बार समझ लेना कि पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिले कैंसर में, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आए। एक कॉमन अप्रोच नहीं है जो हर पेशेंट पे अपनाई जा रही है, ये मशीन लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है। और ये जो जीन्स है ना, TP53, PIK3CA, PRKCA, SOX9, PSMD4, ये कॉपी में लिख लो। यूपीएससी क्या करता है, सीधे पूछ लेगा TP53, PIK3CA रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर, आपको लगेगा मिसाइल है, आपको लगेगा कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, आपको लगेगा कोई वायरस है। ठीक है, ये कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं। तो TP53, PIK3CA, SOX9, PSMD4, PRKCA, ये एक बार कॉपी में लिख लेना। देखो, अपना टारगेट है एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो, मैक्सिमम सवाल आप यूपीएससी में सही कर आए और आपका प्रीलिम्स निकले। तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, सारी अजीब अजीब सी चीजें ही अपने को नोट करनी होंगी कॉपी में, जिससे अपना क्लियर होए। पाइवॉट क्या है एक बार समझ लो, और ये जीन्स नोट कर लेना कि कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं। फिर देखो, अपना टॉपिक है कील कैनाल। सबसे पहले तो ये याद रखो कि कील कैनाल जर्मनी में पड़ता है। कील कैनाल एक ही देश में पड़ता है, वो देश है जर्मनी। कील कैनाल जर्मनी में पड़ता है, ऐसे याद रखना आप लोग। कील कैनाल ना दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। आप मैप में देखो, ये जर्मनी दिख रहा है आपको ब्राउन कलर में, ये जर्मनी है। जर्मनी से बॉर्डर कनेक्ट करती है डेनमार्क की। तो अगर आपको नॉर्थ सी से बाल्टिक सी में जाना होए ना बिना कील कैनाल के, तो आपको डेनमार्क के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ये ना बहुत ज्यादा डेंजरस इलाका है, यहाँ पे बहुत टर्बुलेंस वगैरह रहता है। तो इंजीनियर, और ये लंबा भी पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक कैनाल बनाया है जर्मनी के बीचों बीच में से, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। ठीक है, कील कैनाल कौन से देश में पड़ता है? कील कैनाल जर्मनी में पड़ता है। कील कैनाल कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? कील कैनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है। मैप में ध्यान से देखो, ये यूरोप का मैप है, ये नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है। नॉर्थ सी से बाल्टिक सी जाने के लिए कील कैनाल का यूज करा जाता है, क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे वेव्स भी नॉर्मल है, कंडीशंस नॉर्मल है। अगर आप डेनमार्क के ऊपर से आओगे तो बड़ी डेंजरस वेव्स होती हैं। ठीक है, कील कैनाल, ये आप देखो दूसरी वाली इमेज देखो, इसमें रिवर एल्बे से लेके बाल्टिक सी तक जा रहे हो, आप कील जॉर्ज तक जा रहे हो। ठीक है, कील कैनाल शुरू होता है एल्बे रिवर की एस्ट्यूरी से। एल्बे रिवर नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ठीक है, एल्बे रिवर की एस्ट्यूरी से शुरू होता है कील कैनाल, और कील जॉर्ड है बाल्टिक सी में, वहां तक जाता है। कील एक शहर भी है, उसके नाम पे ही कील कैनाल पड़ा है। कील शहर के नाम पे ही कील जॉर्ड पड़ा है। कील जॉर्ड तो बाल्टिक सी में आता है और एल्बे रिवर की एस्ट्यूरी नॉर्थ सी में आती है। तो कील कैनाल लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। Kiel Canal starts at the Elbe River estuary, North Sea side, and runs for 98.6 km to the Kiel Fjord in the Baltic Sea. बाल्टिक सी में कील जॉर्ड आता है। कील कैनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है, जर्मनी के बीच में से जाता है। एल्बे रिवर की एस्ट्यूरी नॉर्थ सी में पड़ती है। एल्बे रिवर की एस्ट्यूरी से शुरू होके, नॉर्थ सी साइड से शुरू होके कील जॉर्ड बाल्टिक सी तक जाता है। कील कैनाल पूरा जर्मनी में ही आता है। ठीक है, कील कैनाल जर्मनी में आता है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है, याद रखो। कील कैनाल 61 माइल लंबा है, 98 किलोमीटर लंबा है। एक बार रीड कर लेते हैं। The 98-kilometer Kiel Canal in Germany is the world's busiest man-made waterway connecting the North Sea to the Baltic Sea. Completed in 1895, it saves ships roughly 250 to 280 nautical miles and 16 hours of travel bypassing the hazardous Danish peninsula. Construction 1887 to 1895, और वाइड हुआ था ये 1907 से 1914 तक। देखो कब बना था कील कैनाल, 19 सेंचुरी में बना था कील कैनाल, लेट 19 सेंचुरी में बना था कील कैनाल। ठीक है, ये 250 से 280 नॉटिकल माइल्स को डिस्टेंस कम कर देता है।
अब आपका एक होमवर्क है, 1 माइल होती है लगभग 1.6 किलोमीटर लंबी, तो एक नॉटिकल माइल कितनी लंबी होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखो इसका ओरिजिनल नेम था केसर विल्हेम कैनाल। क्या था? केसर विल्हेम कैनाल। ऐसा भी भूला बिसरा सवाल आ सकता है कि कील कैनाल का पुराना नाम क्या था, या केसर विल्हेम कैनाल का नया नाम क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, यूपीएससी तो सब पढ़ो। लोकेशन है जर्मनी में, सिग्निफिकेंस से कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। 30,000 वेसल्स एनुअली जाते हैं इसमें। इसकी डेप्थ लगभग 11 मीटर डेप्थ है, 160 मीटर वाइड है। और बेनिफिट्स क्या है? ये ट्रांजिट टाइम कम करता है, फ्यूल कॉस्ट कम करता है, और डेंजरस रूट से बचाता है, क्योंकि हजार्डियस रूट है डैनिश पेनिनसुला को पास करना। ठीक है, चलो आपको मैंने बता दिया कील कैनाल क्या है, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कौन से देश में पड़ता है, कब बना था, पुराना नाम क्या था, सब बता दिया। आज का फिर आखिरी टॉपिक है मीथेन हाइड्रेट। देखो मीथेन हाइड्रेट में होती है मीथेन गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, इसलिए ये कंसर्न का टॉपिक है। मीथेन हाइड्रेट क्या होता है कि बर्फ के बीच में मीथेन गैस फंसी हुई है। बर्फ के बीच में मीथेन गैस फंसी हुई है। कैसे फंसी हुई है बर्फ के बीच में मीथेन गैस? काफी ज्यादा टेम्परेचर लो है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए मीथेन गैस ट्रैप हो गई है बर्फ के बीच में, वही है मीथेन हाइड्रेट। ये फोटो देखो, ऐसी दिखती है कुछ मीथेन हाइड्रेट। ये कहाँ देखने को मिलता है? जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है ना नॉर्दर्न कनाडा और रशिया का, वहां पे हमेशा बर्फ ही रहती है, पारा माइनस में ही रहता है। वहां पर देखने को मिलती है मीथेन गैस जो ट्रैप होती है बर्फ के बीच में, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट रीजन पिघल रहा है ना, तो अब देखो बर्फ के बीच में मीथेन गैस है, बर्फ पिघल जाएगी तो मीथेन गैस एनवायरनमेंट में आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा की और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो कितनी खतरे की बात है। इसलिए इसको याद से पढ़ लो। मीथेन हाइड्रेट, इट इज द केज लाइक लैटिस ऑफ आइस दैट कंसिस्ट ऑफ मीथेन। मीथेन इज इन गैस स्टेट। इट एग्जिस्ट अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए मीथेन ट्रैप हो गई है बर्फ के बीच में। इट इज फाउंड इन ऑनशोर डिपॉजिट्स इन द परमाफ्रॉस्ट ऑफ नॉर्थ कनाडा एंड रशिया। जो शोर के पास वाला रीजन है ना, वहां पे देखने को मिली, समुद्र के पास में जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है ना नॉर्दर्न कनाडा और रशिया में, वहां पे देखने को मिली है। सवाल का क्या बन सकते हैं? मीथेन हाइड्रेट क्या है? मीथेन हाइड्रेट कैसे फॉर्म होता है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर में फॉर्म होता है। मीथेन हाइड्रेट कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्दर्न कनाडा और रशिया के परमाफ्रॉस्ट रीजन में देखने को मिलता है। देख लो, ऐसा दिखता है। मीथेन गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ हो जाती है चीजें। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स अ लॉट।